नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है, तो उसी एग्जाम को देखते हुए आज हम आप सभी के लिए हिंदी इलेक्टिव के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला सवाल यहाँ पर है देवसेना के गीत से। तो सवाल पहला आता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो जो जयशंकर प्रसाद है इनका जन्म होता है 1888 ईस्वी में। मेरा अगला सवाल है प्रसाद जी का जन्म किस शहर में हुआ था। तो प्रसाद जी का जन्म जो है वो काशी में होता है। कहाँ होता है? काशी में। मेरा अगला सवाल है कि जयशंकर प्रसाद ने कहाँ तक की पढ़ाई की थी। तो जो जयशंकर प्रसाद हैं उनकी पढ़ाई 8वीं क्लास तक ही हो पाई थी। कहाँ तक हुई थी? 8वीं क्लास तक। मेरा अगला सवाल है देवसेना का गीत कार्नेलिया का गीत साहित्य की किस विधा में लिखा गया है। तो ये आपकी एक जो है सो कविता है। अगला सवाल है देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है। ये लिया गया आपका स्कंद गुप्त से। मेरा अगला सवाल है देवसेना के भाई का क्या नाम था। देवसेना के भाई का नाम था बंधु वर्मा। मेरा अगला सवाल है देवसेना कहाँ की राजकुमारी थी। तो देवसेना जो है वो मालवा की राजा बंधु वर्मा की बहन थी, यानी मालवा की राजकुमारी थी। आगे सवाल है मालवा पर किसने आक्रमण किया था। तो मालवा पर जो है वो हुनों ने आक्रमण किया था। मेरा अगला सवाल है मधुकरियों का क्या अर्थ होता है। तो इनका अर्थ होता है पके हुए अनाज। मेरा अगला सवाल है देवसेना किससे प्रेम करती थी। तो देवसेना जो है वो स्कंद गुप्त से प्रेम करती थी। मेरा अगला सवाल है नीरवता का क्या अर्थ होगा। तो नीरवता का अर्थ होता है खामोशी। उसको बोलते हैं हम लोग अकेलापन भी। याद रखिएगा, खामोशी या अकेलापन। मेरा अगला सवाल है आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण में कौन सा अलंकार है। तो यहां मेरा हो जाएगा उपमा अलंकार। मेरा अगला सवाल है देवसेना का गीत किसके लिए लिखा गया है। तो ये आपका देवसेना के लिए लिखा गया है। आगे सवाल है स्कंदगुप्त किससे प्रेम करता था। जो स्कंदगुप्त है वो विजया से प्रेम करता था। आगे सवाल है कि देवसेना स्कंदगुप्त से कब से प्रेम करती थी। तो वह आपका जो है जवानी में उससे प्रेम करती थी। आगे है देवसेना का परिवार किसके आक्रमण से मारा गया। तो ये आपका हुनों के आक्रमण से मारा गया था। अगला सवाल है जीवन रथ में कौन सा अलंकार है। इसमें मेरा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला सवाल है कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है। तो ये आपका चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। आगे है कार्नेलिया किस नदी के किनारे बैठकर गीत गा रही थी। तो सिंधु नदी के किनारे। आगे सवाल है कार्नेलिया किसकी पुत्री थी। तो कार्नेलिया जो है वह सिकंदर के सेनापति, सिकंदर के सेनापति जिसका नाम था सेल्यूकस, इस सेल्यूकस की बेटी थी कार्नेलिया। याद रखिएगा। आगे सवाल है सेल्यूकस कौन था। तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। आगे सवाल है सिकंदर कहाँ का राजा था। सिकंदर जो है आपका वो अवन का राजा था। आगे है कार्नेलिया किसके लिए गीत गा रही है। तो कार्नेलिया जो है वो भारत की प्रकृति के लिए गीत गा रही है। यहां मेरा प्रकृति हो जाएगा, भारत की प्रकृति के लिए गीत गा रही है। आगे है मधुमेह का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है मिठास से युक्त है, इसको बोलते हैं मीठापन। मीठापन को ही मधुमेह कहते हैं। आगे सवाल है सभी को आश्रय कहाँ मिल जाता है। तो भारत में आकर सभी को आश्रय मिल जाता है। आगे सवाल है कि लघु सुरधनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है। इसमें मेरा उपमा अलंकार है। आगे है सूर्यधनु का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है इंद्रधनुष यानी भगवान का धनुष। मेरा जो अगला सवाल पूछेगा वो है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति से, जिनके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सवाल पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उचित जीवन मृत्यु कर्म का चयन करें। ये आपका हो जाएगा 1898 से 1961 में। आगे है निराला जी के गांव का क्या नाम है। इनके गांव का नाम है महिसादर, जो आपका जो है ध्यान रखेंगे कि बंगाल जो है इस बंगाल के मेदिनीपुर,
जिला के महिषादल गांव में इनका जन्म होता है। कहां पर? तो बंगाल के मेदिनीपुर जिला के महिषादल गांव में। आगे सवाल है, समन्वय पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो ये आपका है रामकृष्ण मिशन के द्वारा। आगे सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के किस जिले में हुआ था? तो मेदिनीपुर में। कहां पर हुआ था? मेदिनीपुर में। मेरा अगला सवाल है, राम की शक्ति पूजा, जो राम की शक्ति पूजा है के लेखक का क्या नाम है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे है, गीत गाने दो मुझे कविता में कौन गा रहा है? तो इसमें जैसे कवि गीत गा रहे हैं। आगे है, पाथिक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो पाथिक का अर्थ होता है सहारा, जो बोलते हैं ना आप लोग, जिसमें हाथ थामे हुए रहते हैं। आगे है, कवि यह गीत क्यों गाना चाह रहा है? तो वेदना को रोकने के लिए, वेदना या दुख को रोकने के लिए। मेरा आगे सवाल है, गीत गाने दो ठग ठाकुरों में कौन सा अलंकार है? इसमें मेरा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे, ठग ठाकुर किस वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं? ये होते हैं आपका सामंती वर्ग, जिसे बोलते हैं समाज के रखवाला, समाज का रखवाला। मेरा अगला सवाल है, कवि के जीवन में किन कारणों से दुख है? तो यहां मेरा हो जाएगा सभी खुशियां छिन जाने के कारण, हाँ, परिवार के एक एक लोग बिछड़ जाने के कारण, हाँ, पत्नी की मृत्यु के कारण, ऑप्शन नंबर आपका डी सभी हो जाएगा। आगे है, पूरा संसार किससे दुखी है? तो यहां पर होगा लोगों की स्वार्थी प्रवृत्ति से और एक दूसरे से अपरिचित होने के कारण। आगे है, कवि के अनुसार विष से कौन भर गया है? तो विष से पूरा विश्व भर गया है। यहाँ विष बोलते हैं, यहाँ जहर भी कर सकते हैं, यानी विष और जहर से कौन भर गया है? तो पूरा विश्व भर गया है। आगे सवाल है, जल उठो फिर सींचने को से कवि का क्या आशय है? तो यहाँ इसका अर्थ है पुनः निर्माण करने का। आगे सवाल है, कविता में कंठ किसका रुकता जा रहा है? तो कवि का। मेरा अगला सवाल है, कौन हार मानकर बैठ गया है? तो संसार पूरा हार मान करके बैठ चुका है। अगला सवाल है, सरोज किसकी पुत्री थी? तो सरोज यहाँ पर जो है वो लेखक की पुत्री थी। आगे है, सरोज स्मृति कविता लेखक ने कब लिखी? तो पुत्री की मृत्यु के बाद लिखते हैं। आगे सवाल है, सरोज का कन्यादान किसने किया था? तो सरोज के पिता ने इसका कन्यादान किया था। आगे सवाल है, सरोज के विवाह में कौन कौन शामिल हुए थे? इसमें जैसे कोई भी शामिल नहीं हुए, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे होगा, विवाह के समय सरोज के ऊपर संस्कारों का जल किसने डाला? तो कवि ने। आगे है, उर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो उर शब्द का अर्थ होता है हृदय। आगे सवाल है, उच्छ्वास शब्द का क्या अर्थ होगा? तो उच्छ्वास मतलब होता है ली गई सांस। मेरा अगला सवाल है, कविता में किसका विलाप है? कविता में जो है वो पिता का विलाप है। किसका विलाप है? एक पिता का विलाप है। आगे है, सरोज की शादी अनोखी क्यों थी? तो बोलेंगे क्योंकि जो है वो उसमें कोई भी नहीं आते हैं, यानी पहला होगा सादगी थी, तो हाँ। उसके बाद माता के न होने के कारण, सही है। समाज के न होने के कारण, यानी मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है, सरोज में किसकी छवि देखी जा सकती थी? तो बोलेंगे यहाँ पर उनकी माता की, यानी कि निराला की पत्नी की। आगे है, विवाह के समय माँ को कौन याद कर रहा है? तो सरोज। कौन याद कर रहे हैं? सरोज। और साथ में उनके पापा भी जो है सो याद कर रहे हैं। आगे सवाल है, मूर्ति धीति में कौन सा अलंकार है? इसमें मेरा जो है मानवीकरण अलंकार है। आगे सवाल है, थर 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 के प्रयोग हुए अलंकार का उचित चयन कीजिए। तो यहां मेरा होगा पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार। मेरा आगे सवाल है, रति रूप किसे कहा गया है? तो रति रूप यहां पर जो है सो कामदेव की पत्नी को कहा गया है। किसको कहा गया है? कामदेव की पत्नी को। सॉरी, रति कामदेव की पत्नी थी। रति कौन थी? कामदेव की
पत्नी थी। और रति रूप यहाँ पर कहा गया है सरोज। किसे कहा गया है? सरोज को। आगे है, सरोज के सौंदर्य में किसका रूप नजर आता है? तो सरोज की मां का, या बोलेंगे लेखक की पत्नी का। आगे है, कविता में प्रेम गीत को किसने गाया था? तो यहाँ पर जो है लेखक और स्वर्गीय पत्नी ने साथ में मिल करके गाए थे। आगे है, कविता में आकाश से क्या उतर रहा है? इसमें जो है श्रृंगार की कल्पनाएं उतर रही है। आगे है, सरोज के विवाह पर लेखक ने किसको आमंत्रित किया था? तो किसी को भी आमंत्रित नहीं किया था। आगे है, सरोज को मां की शिक्षा किसने दी थी? तो उनके पापा जी ने स्वयं दिए थे। आगे है, सरोज की मृत्यु कहाँ होती है? तो उनके नानी घर में होती है, और नानी घर में वो पलती बढ़ती भी है। आगे है, जलद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका मतलब होता है यहाँ पर बादल। क्या होता है? बादल। आगे है, शकुंतला कौन थी? शकुंतला जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका थी। आगे सवाल है, कवि किसके शोक में विलाप कर रहा है? तो पुत्री की शोक। आगे है, कवि के मन में किसकी समान वेदना हो रही है? इसमें जो है सो कण्व ऋषि के समान वेदना हो रही है। आगे सवाल है, सरोज का पुष्प पर सेज किसने सजाया था? तो यहाँ पर जो है वो कवि ने, या बोलेंगे उनके पिताजी ने सजाए थे। मेरा आगे सवाल है, सरोज का पालन पोषण कहाँ हुआ था? तो उनके नानी घर ननिहाल में हुआ था। अगला सवाल है, कवि ने भाग्यहीन किसको कहा? तो कवि ने स्वयं को जो है वो भाग्यहीन कहा। आगे सवाल है, संबल शब्द का उचित विकल्प पर चयन करें। संबल का अर्थ होता है यहाँ पर सहारा। क्या होता है? सहारा। आगे है, कवि के जीवन में दुखी दुख क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पर मेरा होगा ऑप्शन नंबर डी, उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, उनके पुत्री की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, उनके स्वजन की मृत्यु हो चुकी है। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे है, शतदल का उचित विकल्प चुनिए। इसका मतलब होता है कमल। मेरा अगला यहाँ पर आएगा, सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। सवाल पहला है कि अज्ञेय का मूल नाम क्या था? तो अज्ञेय का मूल नाम था सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन। फिर अगला सवाल है कि अज्ञेय के जन्म और मृत्यु के उचित क्रम का चयन करें। इनका जन्म होता है 1911 में, मृत्यु होती है 1987 में। आगे सवाल है, लेखक के दिए गए जन्म स्थान का उचित चयन करें। इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। कहा? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। आगे सवाल है, जो एक जगह टिक कर नहीं रहता उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। उसे बोलते हैं आयावार, घुमक्कड़ या खानाबदोश। आगे है, अज्ञेय द्वारा स्थापित किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो उसका नाम है दीनमान। आगे है, अज्ञेय की रचना त्रिशंकु किस विधा की है? तो ये आपका निबंध है। मेरा आगे है, कविता में कवि ने दीप किसे कहा है? तो आदमी को दीप कहा है। आगे है, स्नेह का उचित विकल्प क्या होगा? स्नेह का अर्थ यहाँ होगा तेल। आगे है, दीप पंक्ति को दे दो से कवि का क्या तात्पर्य है? इसका मतलब होता है व्यक्ति को समूह में शामिल कर लो। आगे है, संविधा के लिए दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प का चयन करें। संविधा का अर्थ होता है हवन सामग्री। मेरा अगला सवाल है, कवि ने दीप को स्नेह भरा गर्व भरा क्यों कहा है? तो व्यक्ति में अह का भाव होने के कारण। आगे है, गीत की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है? तो ये आपका होगा गायन से। किससे? गायन से। चलिए, मेरा अगला यहां पर है, वो मेरा है भरत राम के प्रेम से। भरत राम का प्रेम, इनके कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास, ध्यान रहे, जो भरत राम का प्रेम है इनकी भाषा है अवधी भाषा। और जो एक और मेरा पद पढ़ेंगे जो लिया गया है गीतावली से,
इनकी भाषा है ब्रज भाषा। और जो भरत राम का प्रेम है ये आपका रामचरित्र मानस से लिया गया है। रामचरित मानस से लिया गया है। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, तुलसीदास के जीवन मृत्यु का उचित क्रम का चयन करें। इनकी जन्म होती है 1532 में और मृत्यु 1623 में। आगे है, तुलसीदास जी का जन्म दिए गए विकल्पों में उचित चिन्हित करें। इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। आगे है, तुलसीदास के गुरु का क्या नाम था। इनका नाम था नर हरिदास। नर हरिदास। आगे है, तुलसीदास के आराध्य कौन थे। तो प्रभु श्री राम। आगे है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। आगे सवाल है, रामचरितमानस किस प्रकार का साहित्य है। दिए गए विकल्पों में उचित चयन करें। तो ये आपका एक प्रकार का महाकाव्य है। आगे है, तुलसीदास की रचना का नाम लिखें। तो इनकी रचना का नाम है विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली। आने मेरा उपयुक्त सभी यहाँ हो जाएगा। आगे मेरा सवाल है कि भरत राम का प्रेम रामचरितमानस के किस कांड से संबंधित है। ये आपका संबंधित है अयोध्या कांड से। मेरा अगला सवाल है, भरत राम को मनाने के लिए किस प्रसिद्ध स्थल पर गए थे। ये गए थे चित्रकूट में। आगे है, भरत वन में राम के पास क्यों गए थे। तो राम को मनाने के लिए। आगे है, सभा किस स्थल पर लगाई गई थी। तो चित्रकूट पर। आगे है, सभा में सर्वप्रथम किसने अपनी बात को रखा। तो मुनि वशिष्ठ ने। किसने रखा। मुनि वशिष्ठ ने। आगे है, भरत किनके पुत्र थे। तो कैकेयी के पुत्र थे। आगे है, भरत ने मुनिनाथ कहकर किसे संबोधित किया है। तो श्री राम को। आगे है, बचपन में भरत को खेल में कौन जितवा देते थे। तो राम जी। कौन। राम जी। आगे सवाल है, भरत राम का प्रेम तुलसीदास कृत साहित्य किस भाषा में लिखा गया है। तो अवधी भाषा में। आगे है, नीरज का पर्यायवाची क्या होगा। तो पंकज भी कहते हैं, जलज भी कहते हैं और कमल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे है, सुचाली का उचित विकल्प क्या होगा। सुचाली बोलते हैं सदाचारी को। मेरा आगे है, उदधि का पर्यायवाची क्या होगा। तो समुद्र। आगे है, निम्नलिखित में से किसके कारण श्री राम को वनवास मिला। तो कैकेयी के कारण। आगे है, भरत ने सब अनर्थ का मूल किसे माना है। तो स्वयं को माना है। आगे है, अपने पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास के पद किस साहित्य से लिया गया है। तो ये आपका गीतावली से लिया गया जो पहले बताएं। आगे है, तुलसीदास के पद में जो पद है इसमें राम के वन गमन के पश्चात उनकी वस्तुओं को देखकर कौन दुखी हो रहे हैं। तो माता कौशल्या दुखी हो रही है। आगे है, पहले पद में कौशल्या के माध्यम से किस रस की उत्पत्ति हो रही है। तो वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो रही है। आगे है, कौशल्या राघव करके संबोधित कर रही है। तो राम। मेरा अगला सवाल है, तुलसीदास के पद किस भाषा की रचना है। तो ब्रज भाषा में। मेरा अगला है, अपने अनुज को हारने पर भी कौन विजय कराते थे। तो राम जी। रही चकी चित्र लिखी सी में कौन सा अलंकार है। तो उपमा अलंकार है। आगे है, कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका अनुप्रास अलंकार होगा। मेरा अगला सवाल आएगा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचित 12 मासा से। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है, जायसी का जन्म तथा मृत्यु का सही विकल्प का चयन करें। इनका जन्म होता है 1492 में और मृत्यु होती है 1542 में। आगे, जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म होता है अमेठी उत्तर प्रदेश में। कहां पर। अमेठी उत्तर प्रदेश में। आगे है, जायसी किस प्रकार के शाखा से संबंधित थे। तो इनका संबंध था सूफी प्रेम मार्गी से। सूफी प्रेम मार्गी से। आगे है, जायसी कृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है। तो ये आपका जैसे प्रेमाख्यान काव्य है।
आगे जायसीकृत पद्मावत में सिंघल देश की राजकुमारी का क्या नाम था? तो पद्मावती। आगे जायसीकृत साहित्य पद्मावत का नायक कौन है? तो नायक यहाँ पर रत्नसेन है। आगे है आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। आगे जायसी को किस साहित्य से विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? तो पद्मावत से। आगे 12 मासा किस प्रबंध काव्य का अंश है? तो पद्मावत का एक अंश है। आगे है 12 मासा में नायक नायिका का सही विकल्प चुनिए। तो नायक यहाँ पर है रत्नसेन और नायिका है नागमती। और नागमती और रत्नसेन आपका सही आंसर है। आगे है हिंदी माह में कितने मास होते हैं? तो आपका 12 माह होते हैं। आगे नागमती विरह अग्नि में क्यों जल रही है? तो चूंकि जो है सो उनका पति उन्हें छोड़ करके चले गए हैं। पद्मावत किस प्रकार का काव्य? यहां पर मेरा होगा काव्य। तो ये आपका हो जाएगा एक प्रबंध काव्य है। नागमती के विरह अग्नि से कौन काला हो गया? तो कौवा और भंवरा एकदम काले हो गए। आगे फिरे फिरे और सुर्गी सुर्गी में कौन सा अलंकार? इसमें आपका पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार होगा। आगे जरा विरह ज्यों दीपक बाती में कौन सा अलंकार है? यहाँ रूपक और मराइकार हो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे सवाल है किस माह में कौवा और भौरे का प्रसंग है? तो अगहन में। बात किया जाए पौष में, तो पौष माह में जो है वो सूर्य के दक्षिणायन होने का जिक्र है। सूर्य का दक्षिणायन होने का। बात किया जाए माघ में, तो माघ में जो है पाला पड़ने का जिक्र हुआ है और जो है सो तरह तरह के फूल खिलने का जिक्र हुआ है। तरह तरह के फूल खिलने का। बात किया जाए फागुन में, तो फागुन में जो है सो होली आने की फाग और जो है हवा चलने का और पत्ता झड़ने का जिक्र हुआ है। इसको याद रखिएगा, सवाल पूछेगा। आगे सुपेती शब्द का उचित विकल्प चुने। सुपेती का अर्थ होता है हल्की, यानी बोलेंगे नॉर्मल। आगे पूस की रात में मौसम कैसा होता है? काफी ठंड का मौसम होता है। आगे कब कभी में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति अनुप्रास अलंकार है। आगे है चकई के लिए उचित विकल्प चुने। चकई तरह से पंक्षी होता है। चकवा और चकई। चकवा और चकई, ध्यान रहे जो दोनों पंक्षी होती है इनको रात में दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु दिन में इनको दिखाई पड़ने लगता है। अर्थात क्या होगा कि जहां इनको रात में दिखाई कम पड़ने लगा, ये दोनों बिछुड़ गए, और जहां सुबह होगा दोनों आपस में फिर मिल जाते हैं। मेरा अगला सवाल है नागमती को पूस की रात अधिक कष्टदायक क्यों लग रही है? क्योंकि उनके पास उनके प्रियता नहीं है। आगे तेही जल अंग लाग सब चीरू में कौन सा अलंकार है? इसमें मेरा जैसे रूपक अलंकार है। आगे है तू सो भंवर मोर जवन फुल्लू में कौन सा अलंकार है? इसमें मेरा जो है उपमा अलंकार है। मेरा अगला सवाल है पाला किस मौसम में पड़ता है? मेरा पाला पड़ता है सर्दी में। यहाँ बात किया जाए मेरा माघ माह का वर्णन किया गया है। अब मेरा अगला है विद्यापति के पद। सवाल पहला है विद्यापति का जन्म कहाँ होता है? तो विद्यापति का जन्म जो है वो 1938 ईस्वी में होता है और मृत्यु आपका 1460 में होती है। आगे है 1380, यहाँ हो जाएगा 1380 और 1960। आगे सवाल है विद्यापति का जन्म दिए गए उचित विकल्प का चयन करें। इनका जन्म होता है मधुबनी बिहार में। ध्यान रहे ये जो है वो मिथिला के राजा जो थे शिव सिंह, इनके दरबार में एक कवि थे। ठीक। और इनकी भाषा यहाँ पर मैथिली भाषा थी। कौन सी भाषा? मैथिली भाषा। बाद के जो शिव सिंह की पत्नी का नाम जो था वो लखीमा देवी था। लखीमा देवी। सवाल आपको याद रखना है यहां से। यानी हम क्या देखेंगे कि विद्यापति जो है वो मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबार में एक कवि थे। इनकी भाषा मैथिली भाषा है और शिव सिंह की पत्नी का नाम है लखीमा देवी। आगे सवाल है कि विद्यापति किन दो काल के संधि कवि थे? तो आदि काल और भक्ति काल के ये संधि कवि थे।
आगे है विद्यापति किस राजा के दरबार में कवि थे? तो शिव सिंह के दरबार में। आगे है विद्यापति की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में मिलती है? तो मैथिली भाषा में। आगे विद्यापति की रचनाओं का उचित चयन करें, तो यहां मेरा होगा कृतिका, कृति पताका, पदावली, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आगे विद्यापति के पद सर्वाधिक किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो यह पूर्वांचल। पूर्वांचल आपका जैसे उत्तर प्रदेश का भाग है जो बिहार से सटा हुआ है, और यहाँ पर जो है विद्यापति के पद सबसे अधिक गाए जाते हैं। आगे है पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के प्रथम पद का संबंध नायिका किस अवस्था से है? तो आपका हृदय की पीड़ा से। आगे है पद में नायिका वास्तव में कौन है? इसमें वास्तव में नायिका जो है सो राधा है। आगे है श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो श्री कृष्ण चले गए थे मथुरा। मथुरा को हम लोग मधुपुर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुपुर। आगे है प्रथम पद में किस माह का उल्लेख है? तो यहाँ पर सावन माह में उल्लेख है। अब यहाँ ध्यान दो कि जब कृष्ण जो है वो राधा को गोकुल में छोड़ करके मधुपुर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मधुपुर। तो बेचारी जो राधा यहाँ पर थी काफी वीरान रहती, काफी अकेला रहती है, और जब सावन का माह आता है तो बेचारी काफी उदास हो जाती है। उनकी सहेलियां बोलती टेंशन नहीं लो, आपके जो कृष्ण है वो कार्तिक माह में पुनः वापस लौट के आएंगे। मेरा अगला सवाल है प्रथम पद में मधुपुर किसे कहा गया है? तो मथुरा को। आगे है प्रथम पद में नायिका को प्रियतम के किस माह में आने की आशा है? तो कार्तिक माह में। आगे है पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के पद की भाषा कैसी है? तो मैथिली भाषा है। आगे है कुसुमित कानन, कोकिल कलरव, धरती धनी धनी में कौन सा अलंकार है? इसमें मेरा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। चैप्टर अगला है संवादिया। सवाल पहला है कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म मृत्यु का उचित विकल्प का चयन करें। इनका जन्म होता है 1921 में, मृत्यु होती है 1977 में। आगे फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म दिए गए विकल्पों का चयन करें। इनका जन्म होता है बिहार के पूर्णिया जिले में। कहां पर? बिहार के पूर्णिया जिले में। आगे है रेणु किस विचारधारा के लेखक थे? तो ये आपका थे प्रगतिशील विचारधारा के। मेरा अगला सवाल है फणीश्वर नाथ रेणु के साहित्य में भरमार है। इसमें आपका आंचलिकता का भरमार है। आगे है फणीश्वर नाथ रेणु ने किस लेखक की विरासत को नहीं पहचान दी? तो प्रेमचंद की विरासत। आगे है संवादिया कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इसमें आपका जो है मुख्य पात्र हरगोविंद है। कौन है? हरगोविंद। आगे संवादिया का क्या कार्य होता है? ये जो है लोगों के संदेश को ले जाता है। आगे हरगोविंद को हवेली पर किसने बुलाया था? तो बड़ी बहुरिया। आगे हरगोविंद को हवेली बुलाने पर आश्चर्य क्यों हुआ? तो यहां पर सोचा हूं कि डाक के जमाना में मेरी क्या जरूरत पड़ गई। आगे है हवेली में किसकी मृत्यु के बाद पारिवारिक झगड़ा आरंभ हो गया? तो बड़ी बहुरिया के पति के मृत्यु के पश्चात। आगे है हरगोविंद को संदेश सुनाने समय बड़ी बहुरिया क्यों रोने लगी? क्योंकि दुख के कारण, झगड़ा कारण और पैसों के कारण। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है सो ये होगा आपका दुख के कारण। आगे है हरगोविंद को हवेली पर क्यों बुलाया गया था? तो हरगोविंद को जो है वो गुप्त संदेश ले जाने के लिए हवेली पर बुलाया गया था। आगे है बड़ी बहुरिया किसकी नौकरी करने को तैयार है? तो अपने भाभी और भाइयों की। आगे है बहुरिया ने हरगोविंद कितने रुपये दिए? तो 5 रुपये दिए थे। हरगोविंद ट्रेन पकड़ने के लिए कहां पर गया था? वो जाता है कटिहार जंक्शन। अगला सवाल है कटिहार पहुंचने के बाद मालूम हुआ कि सचमुच स्वराज हुआ। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ होगा? तो स्वराज्य। आगे है कटिहार जंक्शन में हरगोविंद को किस रेलवे स्टेशन तक जाना था? तो थाना बिहपुर तक। आगे है हरगोविंद ने बहुरिया को माता जी से क्या झूठ बोला? दशहरा में खुद मिलने आएगी और वह काफी सुखी है। आगे है हरगोविंद ने बहुरिया को कहां का लक्ष्मी बताया? तो अपने गांव की, और गांव का नाम था जलालगढ़। यानी बोलेंगे हरगोविंद जो है वो जलालगढ़ का संवादिया था।
आगे है, हरगोविंद को बहुरिया के मायके में कुछ खाया क्यों नहीं गया? चूंकि बाबू उसे जो है सो बड़ी बहुरिया की हालत को एकदम जैसे याद करने लगा बेचारा। आगे है, कटिहार से जलालगढ़ की दूरी कितनी है? तो 20 कोस। आगे, हरगोविंद बहुरिया के पैर पकड़ क्यों रोने लगा? क्योंकि वह उनका संवाद नहीं सुना सका था। एक बात और बात रखेंगे कि बड़ी बहुरिया की जो माँ थी, बड़ी बहुरिया की माँ, तो उसकी माँ अपनी बेटी के लिए, बड़ी बहुरिया के लिए बासमती धान का चूड़ा, बासमती धान का चूड़ा संदेश में भेजती है। आगे है, ममता कालिया, जिनकी रचनाएं हैं दूसरा देवदास। सवाल है, दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो ममता कालिया की। दूसरा देवदास किस विद्या में लिखा गया है? ये लिखा गया आपका एक कहानी का रूप है। क्या है आपका? कहानी। आगे है, मेरा अगला सवाल यहां पर है, दूसरा देवदास में किस शहर के परिवेश का वर्णन किया गया है? तो हरिद्वार का। आगे है, पाठ में नायक का क्या नाम है? तो नायक का नाम है यहां पर संभव। पाठ का नाम दूसरा देवदास क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है। आगे है, कहानी की नायिका क्या नाम है? तो नायिका का नाम है यहाँ पर पारो। ममता कालिया का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1940 में। ममता कालिया का जन्म किस शहर में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। कहां पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। आगे है, ममता कालिया किस कॉलेज में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही? ये रहती है दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में। आगे है, कहानी की मुख्य घटना किस घाट पर घटित हुई है? तो हर की पौड़ी पर, जो आपका हरिद्वार में है। कहाँ है? हरिद्वार में। जब भी आना साथ आना किसने कहा था? तो मंदिर के पुजारी ने संभव और पारो को कहा था। मनोकामना की गांठ कहाँ बांधी गई थी? तो मनसा देवी के मंदिर में। गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गोताखोरों को। संभव किसे घर पर आया हुआ था? तो अपनी नानी के घर पे आया हुआ था। मुस्तैदी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो होशियारी। गोधूली बेला का क्या अर्थ होता है? तो संध्या का समय। आंख मुन्ना का क्या अर्थ होगा? इसका मतलब होगा सो जाना, मर जाना नहीं। आगे है, नीलांजलि का क्या अर्थ होता है? तो आरती को नीलांजलि कहते हैं। युगल शब्द से क्या आशय है? तो जोड़ा। मन्नू कौन था? तो मन्नू यहाँ पारो का जो है सो भतीजा था। मेरा आगे कहानी आएगा अंतराल से। जो अंतराल पुस्तक है, उस अंतराल भाग 2 के हम जैसे कुछ सवालों को देखने वाले हैं। मेरा पहला कहानी सूरदास झोपड़ी, इसके लेखक है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। सवाल है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो धनपत राय। और ये याद रखना है कि उर्दू में इनका नाम नवाब राय था। नवाब राय। आगे है, प्रेमचंद उर्दू की रचना किस नाम से करते थे? तो सवाल लो आ ही गया, नवाब राय। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा कहां से हुई थी? वाराणसी से। मुंशी प्रेमचंद अध्यापन कार्य कब से करने लगे? तो मैट्रिक के बाद। प्रेमचंद्र ने अपनी सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन में शामिल होने के कारण। कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंग है? तो रंगभूमि का एक अंग है। आगे है, सूरदास झोपड़ी कहानी के नायक कौन है? तो ये आपका इसका नायक सूरदास है। कहानी में मिठवा से ही परिचय है, तो मिठवा जो है वो सूरदास का बेटा था। कौन था? सूरदास का एक बेटा था। पति के पिटाई के बाद सुबहागी कहाँ छिप गई थी? तो उस रात वो अमरूद के बगीचे में जाके छिपी हुई थी। सूरदास के आय का क्या स्रोत था? बेचारा भीख मांगता था। सूरदास की झोपड़ी में किसने आग लगाई थी? तो इसमें भैरव ने आग लगाई थी। अभिलाषाओं की राख है, क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो है सो झोपड़ी के साथ साथ उनकी जो है वो पूरी अभिलाषाएं भी खत्म हो गई थी। आगे है, सूरदास की झोपड़ी से पैसों की पोटली किसने चुराई थी?
तो ये आपका हो जाएगा भैरव ने। छाती पर सांप लौटना का हरी मुहावरे कहते हैं, क्या होगा? तो ईर्ष्या करना। आगे है, ईमान गंवाना का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा बेईमानी करना। आगे है, मिठुआ किससे मार खा करके आता है? बेचारा घिसू से मार करके आता है। पेट की थाह लेना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होता है अंदर की बात जानना। आगे सवाल है, झोपड़ी की रात कौन आसमान में उड़ाने लगाता है? तो यहाँ राख नहीं, यहाँ राख हो जाएगा। झोपड़ी की राख को जो है सो यहाँ पर मिठुआ, सूरदास और घिसू दोनों मिलकर जो है सो उड़ा रहे थे आसमान में। आगे है, झोपड़ी की आग में किसकी अभिलाषा जल रही थी? तो सूरदास की अभिलाषा जल रही थी। चूंकि ख्याल था बाबू, जो 500 रुपया से अधिक का पैसा था उससे हम मिठुआ का ब्याह करेंगे और अपने पितरों को जो है सो हम पिंडदान करेंगे। परंतु झोपड़ी में आग लग गया, सारा पैसा चोरी चल गया। तो बोल रहे हैं कि झोपड़ी की आग में जो है वो सूरदास की अभिलाषा भी जल रही थी। आगे, झोपड़ी के भीतर पोटली में क्या रखा हुआ था? तो पैसे रखे हुए थे। सूरदास ने पैसे क्यों जमा किए थे? तो मिठुआ के ब्याह के लिए और पिंडदान करने के लिए। अगर दो ही यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, कौन का जिक्र नहीं हुआ है। आगे है, सुभागी किसकी पत्नी थी? सुभागी जो है भैरव की पत्नी थी। आगे है, सूरदास पैसों के गुम होने की बात क्यों छुपा रहा था? उनको लगा कि भिखारी के लिए दरिद्रता लज्जा का विषय होता है। चूल्हा ठंडा क्या होता है? तो दुश्मनों की जगह से ठंडा होता है। ये बात किसने कहा था? यहाँ सुभागी, मिठुआ, भैरव, इसमें कोई भी नहीं कहते। फिर आगे है आरोहण। अब सवाल आरोहण से है कि आरोहण किसके द्वारा रचित है? तो इसको लिखने वाले हैं संजीव। कौन लिखने वाले हैं? संजीव। आगे सवाल है कि बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था? इनको जो है देवकुंड स्टॉप पर उतार दिए थे। और देवकुंड से जो है जाना था माही गांव। माही रूप सिंह का गांव था। तो यहां से यहाँ की दूरी इन्होंने जो है सो एक घोड़े के माध्यम से की, जिनका किराया था 100 रुपया 2 घोड़ा का। 100 रुपया 2 घोड़ा का। आगे है, रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौट रहा था? तो 11 साल के बाद। रूप सिंह गांव का नाम क्या था? तो माही गांव था। आगे सवाल है, झिझक, अपनत्व और लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेरे जा रही थी? तो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, यानी सभी यहां हो जाएगा। आगे है, फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया? अब ध्यान दो, जब ये उतरा देवकुंड स्टेशन पर, सोचा यहाँ पर अगर रहते अकेले हम तो पैदल ही मार देते, लेकिन भाई साथ में शेखर कपूर थे। रूप ऐसा व्यक्ति नहीं था, आईएएस का ट्रेनिंग था, ठीक है ना, यानी आईएएस को ट्रेन करने वाला व्यक्ति था, आम व्यक्ति नहीं था। सोचा यहाँ पर अगर पैदल जाने मेरे गांव का बदनामी होगा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि देवकुंड से माही जाने के लिए 2 घोड़े बुक किए। आगे है, माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव था? ये तुम्हारा सरगी से पहले पड़ने वाला गांव था। मेरा अंतिम गांव था सरगी, उससे पहले मेरा माही पड़ता था। आगे है, लेखक ने महीप की कहानी में किस प्रकार वर्णन किया है? इसमें जो है सो बाबू, उड़े हुए रंग की पहाड़ी पतलून, स्लेटी स्वेटर पहने, अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र का बालक था। और ये महीप जो है कोई और नहीं, रूप सिंह के भाई भूप सिंह का बेटा था। आगे है, धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, इस पंक्ति की तुलना किससे की गई है? तो धारीदार खालों वाला का। सांप की मारी अभागिन, लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? तो सुपिन नदी को। आगे है, ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला, इस कथन में भूप सिंह के किस चारित्रिक
विशेषता का पता चलता है तो स्नेहशील का। आगे रूप सिंह के इलाके में आखिरी गांव का क्या नाम था, तो सुरगी गांव था। आगे है पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। इस कथन में रूप सिंह ने किसके लिए कहा था, यह कथन रूप सिंह ने जो है बेचारा महीप के लिए कहा था। छोटा सा बालक जो है अपने पेट के लिए घोड़े को चला रहा था। आगे है रूप सिंह और शेखर कपूर महीप के रोजगार के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कच्ची थी और वो घोड़े वाला का धनगर जो काफी जोखिम भरा हुआ काम था। सो दो गोरे सम्राट अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घर से निकल आए थे। यहाँ किन दो अजनबियों की बात हो रही है, तो रूप सिंह और शेखर की। आगे कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे, इनके बाबूजी थे राम सिंह। रूप सिंह के इलाके क्षेत्रीय भाषा कौन सी थी, तो गढ़वाली भाषा थी। आगे है बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। यह कथन क्यों कहा गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रूप सिंह 11 साल के बाद वापस गांव में लौट आया है। आगे त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के बारे में पूछने पर रूप सिंह गड़बड़ा क्यों गया, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है महीप किसका पुत्र था, महीप यहाँ पर भूप सिंह और सैला दोनों का पुत्र। ध्यान रखिए भूप सिंह के जो है सो सैला पहली पत्नी और प्रेमिका भी थी, पहली पत्नी और प्रेमिका थी। आगे है जा चढ़ जा इस म्याल पर। बूढ़े त्रिलोक की यह बात सुनकर रूप सिंह परेशान क्यों होगा, चूंकि बाबू उसने पर्वतारोहण के लिए पत्थर रस्सी खुटी कुल्हाड़े जैसे औजार साथ में नहीं लाया था। इस यात्रा वृतांत में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया, तो जैसे आत्मविश्वासी थे, परिश्रमी थे, चुस्तीले और फुर्तीले थे। आगे है रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया, क्योंकि रूप सिंह जैसे सभी का जाता था ट्रेनिंग पहाड़ पर चढ़ने के लिए, फिर भी अपने भाई के समक्ष बौना पड़ गया, क्योंकि जो है सो बेचारा जहां ट्रेनिंग दे रहा था वहां कुछ साधन मौजूद थे और यहाँ पर कोई साधन मौजूद नहीं थे। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों हो जाएगा। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वनमानुष थे या रोबोट थे, लेखक ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जिस अंदाज में वह अपनी मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर ताकत और कुशलता से चढ़ाई कर रहे थे वह उनके लिए हैरत की बात थी। आगे है भूप सिंह को हिमान पहाड़ पर आके क्यों बसना पड़ा था, तो चूंकि बाबू यहाँ पर मलबे में उनका मकान खेत माँ बाप सब धस गए थे और अधिक बर्फबारी वहां होने लगा था, इसलिए वो जो है सो हिमांग पहाड़ी पर आके बस गया। वही पहाड़ कबर बन गया सबका। भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि बाबू यहाँ पर उस बर्फबारी में उनके मकान खेत माँ बाप सब धस गए थे, ठीक है ना। उनका धसाव जो था लगभग तुम्हारा 10 किलोमीटर तो हुआ था, अधिक तबाही हुई थी, रास्ते बदल गए थे, नदियां बदल गई थी। आगे है झरने को मोड़ने में भूप सिंह की सहायता किसने की थी, तो सैला ने। आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत होती है, दयनीय स्थिति, सरल जीवन शैली, परिश्रमी और अनपढ़। आगे है सैला के सुपिन में कूदकर आत्महत्या करने का क्या कारण था, क्योंकि भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण भूप सिंह ने जो है सो एक और शादी कर ली थी, इसीलिए सैला कूद के आत्महत्या कर ली। रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्थान से कितनी तनख्वाह मिलती थी, 4,000 रुपये। महीप ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वह जो है अपनी माँ की मृत्यु गुनहगार अपने पिताजी को ही मानता। उनको लगता था कि नहीं पिताजी नई शादी करते और नहीं हमारी माँ कूद कर जान देती। आरोहण निम्न में क्या है, तुम्हारा एक तरह से आदरा वृत्तांत है। आगे है भूप दादा जिस पहाड़ पर है तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था हिमांग पहाड़। आगे है रूप सिंह पहाड़ के रोए किसे कहता था, तो देवदार के वृक्ष को। आगे है आरोहण कहानी का सारांश क्या है, तो इस कहानी में जो है वो पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले लोगों का जीवन संघर्ष प्राकृतिक परिवेश की भावनाओं को दिखाया गया है। त्रिलोक कौन था, त्रिलोक जो ऐसे गांव का एक बूढ़ा आदमी था। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ता है,
तो वहाँ बिजली, पानी, ईंधन की समस्या होती है, शिक्षा की समस्या होती है और स्वास्थ्य सेवा की भी समस्या होती है। कहानी में शैला के चरित्र चित्रण की क्या विशेषता बताएगी? शैला यहाँ परिश्रमी थी, ठीक है ना, सरल जीवन व्यतीत करने वाली सादी महिला थी, अपने हक के लिए लड़ने वाली एक महिला थी। यानी मेरा होगा आपसे खाली ऑप्शन नंबर ए और बी। फिर आगे है बिस्कोहर की माटी। बिस्कोहर की माटी, सवाल है बिस्कोहर की माटी के लेखक कौन है? इनके लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। आगे है विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के बिस्कोहर गांव में। आगे है बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ की किस स्थान से ली गई है? ये ली गई है नंगा तलाई का गांव से। पूरब टोला के पोखर में किसके फूल खिले थे? तो कमल की फूल खिले थे। आगे है किनके यहाँ कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता था? तो हिंदुओं के यहाँ पर। आगे सवाल है कोइया का अन्य नाम क्या है? तो कुमुद। आगे सवाल है पितरपक्ष, पितरों पर यानी पितरपक्ष में पितरों पर किसका फूल चढ़ाया जाता था? तो हर श्रृंगार का फूल। आगे है विश्वनाथ का बचपन में क्या नाम था? तो विश्वनाथ नाम था। विश्वनाथ ने माँ की तुलना किससे की है? तो बतख से की है। विश्वनाथ के घर छोटा भाई जन्म लेने पर किस पर अत्याचार हो गया था? तो विश्वनाथ पर। आगे है कौन सा सांप विषीन होते हैं? तो डोड़वा और मगजिदवा। कौन सी सांप बहुत लंबी होती है और पूंछ से मारने पर अंसड़ जाता है? तो धामन। सबसे खतरनाक सांप कौन सा होता है? गेहुअन। गेहुअन को गांव में किस नाम से जानते हैं? तो फेटारा के नाम से। देवी का फूल किसे माना गया है? तो गुड़हल का फूल को। चेचक के रोगी के पास क्या रखे जाते हैं? तो नीम के फूल और पत्ते। गर्मी में लू से बचने के लिए क्या किया जाता है? तो कमर में प्याज को बांधते और कच्चे आम की पन्नी बनाकर उसे नहाते हैं और उसे पीते हैं। किसके आंगन में जूही की फूल लगी हुई थी? तो संतोष भैया के घर में। लास्ट चैप्टर यहाँ पर है अपना मालवा खाड़ू उजाड़ू सभ्यता में। सवाल है अपना मालवा पाठ के लेखक का चुनाव कीजिए। तो लेखक का नाम है यहाँ पर प्रभास जोशी। प्रभास जोशी का जन्म कब होता है? तो 1937 में। अगला सवाल है लेखक का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के इंदौर में। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। पर अगला सवाल है प्रभास जोशी ने पत्रकारिता का आरंभ किस संपादक के अंतर्गत किया था? ये किया था राजेंद्र माथुर के अंतर्गत। प्रभास जोशी ने अपना पहला अखबार निकाला, उसका नाम क्या रखा था? तो जनसत्ता। आगे है जनसत्ता अखबार का संपादकीय किस क्षेत्र को झुकाव रखता था? तो सामाजिक की ओर। आगे है अपना मालवा किस विधिया में लिखा गया है? ये आपका एक स्मरण में लिखा गया है। पाठ के आरंभ में मालवा प्रदेश को कैसा प्रदर्शित किया गया है? ये आपका था प्राकृतिक रूप से एकदम समृद्ध प्रदेश। आगे है चौमासा के समय मालवा और राजस्थान में किसकी भिन्नता की ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ बोला गया है कि जगह जगह तालाब बना हुआ था। ठीक, उसके बाद यहाँ सब्जेक्टिव में है कि बरसात के समय मालवा में इतनी बारिश हुआ करती थी कि जगह जगह गड्ढे लबालब भर जाते थे, उसमें तरह तरह के जलीय पुष्प और फल आया करते थे। त्योहार के समय मालवा के घर आंगन किस लिपा जाता था? तो गोबर से लिपा जाता था। मालवा में कौन जमा रहता था? तो मालवा में मानसून का एकदम भरमार रहता था। चौमासा किसे कहते हैं? तो बरसात के 4 महीने को। लेखक ने विशाल राजसी बांध किस नदी पर देखा था? ये देखिए था आपका नर्मदा नदी पर। आगे है तीन तीन फिन फिन करती बह रही में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। आगे है पुराने समय में राजा विक्रमादित्य भोज मुझ आदि ने पानी के संरक्षण के लिए क्या किया था? तालाब का निर्माण किए, बावड़ियों का निर्माण किए और कुआं का निर्माण करवाते। आगे है उज्जैन जाते समय लेखक को कौन सी नदी मिलती है? तो शिप्रा नदी मिलती है। आगे है विपुलता की आश्वस्ति से क्या आशय है? तो संपन्नता से आसवन। पाठ के अनुसार पूर्व समय में इंजीनियर किस कार्य में कुशल थे? तो पानी के प्रबंध में।
गांधी सागर बांध किस नदी पर है? ये आपका है चंबल नदी पर। आगे सवाल है, पाठ में प्रयोग किए गए ओटले का क्या अर्थ होता है? ओटले का अर्थ होता है मुख्य द्वार। आगे है, लेखक ने डगडग रोटी पग पग नीर किस संदर्भ में कहा है? तो मालवा की धरती के संदर्भ में कहा है। आगे है, आधुनिक विकास की सभ्यता को लेखक ने क्या कहा? इसे उजाड़ की अब सभ्यता कहा। रिनेसा से पूर्व, रिनेसा बोलते हैं पुनः जागरण काल को। तो पुनः जागरण के पूर्व भारतीय इंजीनियर किस कला में दक्ष थे? जल संरक्षण में। आगे है, मालवा की सदानीरा नदियां बिना बरसात के मौसम में किसका काम करती थी? करती है वर्तमान में, करती वर्तमान में शहर का गंदा पानी ले जाने का काम करती है। ये है आपके सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।